लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 131वां संविधान संशोधन पास नहीं हो सका। दरअसल सरकार को बिल पास कराने के लिए 2/3 वोटों की जरूरत। प्रस्ताव के पक्ष में 298 वोट पड़े तो वहीं विरोध में 230 सांसदों ने मतदान किया। कुल 528 सांसदों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जबकि 2/3 वोटों के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर चर्चा हुई, जिस पर अमित शाह ने जवाब दिया। शाह ने कहा कि विपक्ष के लोग बिल का नहीं, महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। शाह ने संसद में कहा कि परिसीमन कराने से दक्षिण की ताकत बढ़ेगी और सीट्स के हिसाब से वोटर का कैलकुलेशन सटीक बैठेगा। शाह ने दावा किया, हमने इन बिल को इस तरह से डिजाइन किया है जिससे 2029 के लोकसभा चुनाव तक महिला आरक्षण को धरातल पर उतारा जा सके। महिला आरक्षण संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती है, लेकिन ये महिला आरक्षण बिल नहीं। आरक्षण बिल तो 2023 में पास हो चुका है। सरकार परिसीमन बिल लाकर देश के चुनावी नक्शे को बदलना चाहती है। परिसीमन बिल से महिला सशक्तिकरण नहीं होगा। ये बिल SC, ST और OBC के खिलाफ है। सरकार जाति जनगणना को बाईपास कर रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी पर FIR दर्ज होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ब्रिटिश नागरिकता मामले में राहुल पर FIR दर्ज करने का ऑर्डर दे दिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी से मामले में जांच कराने को कहा। मामला 2024 लोकसभा चुनाव का है। राहुल गांधी के रायबरेली से सांसद बनने के बाद कर्नाटक बीजेपी के नेता विघ्नेश शिशिर ने कोर्ट में पिटीशन डाली थी। अर्जी में राहुल गांधी के पास ब्रिटिश सिटीजनशिप होने का आरोप लगाया गया था। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में सीएम ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित किया। दीदी ने सीधे प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपके आशीर्वाद से मुझे 7 बार संसद में जाने का मौका मिला, लेकिन मैं दावे से कह सकती हूं कि मैंने नरेंद्र मोदी जैसा PM नहीं देखा। ममता ने कहा कि मोदी साथ में मोटा भाई को भी लाए हैं। बीजेपी ने बंगाल में ED, CBI और इनकम टैक्स को भी काम पर लगा दिया है, लेकिन बंगाल के लोग बीजेपी को सबक सिखाएंगे। असम में कुछ दिन पहले वोटिंग निपटी और अब भारत भूटान बॉर्डर पर तगड़ा बवाल हो गया। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर गुस्साई भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। चिरांग जिले में एक शख्स को हिरासत में लेने पर स्थानीय लोगों ने फॉरेस्ट ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। इसकी वजह से कई अधिकारी घायल हुए हैं। गुजरात में समंदर के जरिए अवैध शराब की तस्करी के खेल का भांडाफोड़ हुआ। कस्टम ने वलसाड के तट पर एक जहाज को पकड़ा, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब की खेप बरामद हुई। 555 बॉक्स में 18,000 से ज्यादा देसी शराब की बोतलें रखी हुई थी, जिसे दमन के जरिए गुजरात पहुंचाने का प्लान था। महाराष्ट्र के नासिक TCS धर्मांतरण केस में SIT की जांच जारी है। मास्टरमाइंड निदा खान की तलाशी को लेकर थाने में छानबीन चल रही है। SIT ने निदा खान के पति से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। मुमरा पुलिस स्टेशन में SIT ने निदा के पति से सवाल जवाब किए। खबर है कि धर्मांतरण कराने वाली निदा खान मुमरा में ही छिपी हुई है, जिसे लेकर SIT तलाशी कर रही है। कल महिला आयोग की टीम भी नासिक जाएगी। नागपुर के एक बियर बार में जमकर लात घूंसे चले, जिसका CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बार बंद हो जाने के बाद भी कुछ युवक शराब पीने के लिए जिद कर रहे थे। झड़प में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ एक्शन की बात कही है। झारखंड के हजार सुरक्षा बलों के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को सरेंडर करने की सलाह दी, लेकिन नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी फायरिंग में 15 लाख रुपए के इनामी उग्रवादी सहदेव महतो समेत 4 नक्सलियों की मौत हो गई। नक्सलियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, बड़े बुजुर्ग शामिल हुए। बच्चों ने अपने हाथ में पोस्टर बैनर लेकर युवाओं से अपील करते हुए युवाओं से हर तरह के नशे से दूर रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। यूपी के शामली में हनी ट्रैप में फंसे युवक जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड कर लिया। मृतक बिलाल ने मरने से पहले 2 वीडियो बनाकर बताया कि उसे न्यूड वीडियो को वायरल करने की धमकी दी जा रही थी, जिसके लिए वो 2 लाख रुपए भी आरोपियों को दे चुका था। उसके बावजूद अलग अलग नंबर से कॉल करके युवक से पैसे मांगे जा रहे थे। हैरानी की बात है कि युवक की मौत के बाद भी आरोपी परिजनों को फोन करके पैसे की मांग कर रहे थे। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के जयपुर में SDO काजल मीणा पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ा एक्शन लिया। ACB की सवाई माधोपुर यूनिट ने नादौती जिले की SDO काजल मीणा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। वो अपनी टीम के जरिए जमीन सर्वे के नाम पर 60,000 रुपए की रिश्वत मांग रही थी। इसकी शिकायत मामले पर ACB ने ऑन द स्पॉट एक्शन लिया। दिल्ली NCR में उमस भरी गर्मी के बीच अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। इससे लोगों को चिलचिलाती धूप से राहत मिली। मौसम विभाग ने बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि पिछले 2 दिनों से भीषण गर्मी की वजह से लोगों को बाहर निकलने में मुश्किल हो रही है। हरियाणा के चरखी दादरी में बेमौसम बारिश ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। शहर के कई हिस्सों में ओले गिरे, जिससे झुलसाती
गर्मी से राहत दिलाई, लेकिन फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश और ओले गिरने की संभावना है। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लेबनान में सीज फायर के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल चुका है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब पूरी तरह खोल दिया गया। जब तक लेबनान में सीज फायर रहेगा तब तक होर्मुज से कमर्शियल जहाजों की आवाजाही चलती रहेगी। इस पर ट्रंप ने भी सहमति जताई है। ट्रंप ने एक पोस्ट कर ईरान को धन्यवाद कहा। ईरान और अमेरिका के बीच जारी 2.5 हफ्ते का सीज फायर 21 अप्रैल को खत्म हो रहा है। खबर है कि इससे पहले ही दोनों देशों का डेलीगेशन फिर से मीटिंग करेगा। इस्लामाबाद में अगले राउंड की बैठक को लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। सोर्सेस का दावा है कि ईरान और अमेरिका 60 दिन के शांति प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी से लेकर न्यूक्लियर डील तक मसौदा तैयार हो रहा है। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन फिलहाल वो भारत की शरण में है। इसलिए रहमान सरकार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। इस पर विदेश मंत्रालय ने स्थिति साफ कर दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं और मसले का हल निकालने की कवायद चल रही है। शेयर बाजार हरे निशान के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 504 अंक बढ़कर 78,493 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में भी करीब 156 अंकों की तेजी रही। इसके बाद निफ्टी 24,353 पर बंद हुआ। एफएमसीजी शेयर्स में ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपए में 29 पैसे की तेजी रही। इसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 92 रुपये 85 पैसे हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते रुपया मजबूत हुआ है। 18 अप्रैल को आईपीएल में खेले जाएंगे डबल हेडर मुकाबले। पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने दिल्ली कैपिटल्स की चुनौती होगी। टूर्नामेंट के 5 मैचों में 4 जीत के साथ आरसीबी चौथे पायदान पर मौजूद है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल ने 4 में से 2 मुकाबलों में जीत हासिल की। आईपीएल के इतिहास में दिल्ली और बेंगलुरु के बीच 33 बार टक्कर देखने को मिली है। इसमें 20 बार बेंगलुरु और 12 बार दिल्ली को जीत मिली है। दोनों के बीच एक मैच का नतीजा नहीं निकला है। 18 अप्रैल को डबल हेडर के दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स की जोरदार भिड़ंत देखने को मिलेगी। टूर्नामेंट में लगातार 3 हार के बाद चेन्नई ने दमदार वापसी की। चेन्नई ने अपने आखिरी 2 मैच में शानदार अंदाज में जीत हासिल की। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की बात करें तो हैदराबाद ने टूर्नामेंट के 5 मैचों में 2 में जीत हासिल की। आईपीएल में 22 बार चेन्नई और हैदराबाद का सामना हुआ है, जिसमें 15 बार चेन्नई को फतह मिली है, 7 बार हैदराबाद जीता है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच से पहले बयान दिया। गायकवाड़ ने बताया कि टीम का प्रदर्शन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। टीम का हर खिलाड़ी अपनी भूमिका के लिए एकदम तैयार है। हर खिलाड़ी माहौल के हिसाब से खुद को तैयार कर रहा है। हैदराबाद के खिलाफ पूरी टीम एकजुट होकर खेलेगी और टूर्नामेंट में बेहतर करेगी। मुंबई इंडियंस के कोच महिला जयवर्धने ने रोहित शर्मा की चोट पर बड़ा अपडेट दिया है। जयवर्धने ने बताया रोहित शर्मा की चोट ज्यादा गंभीर नहीं है। टीम मैनेजमेंट ने रोहित के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डाल रखा है। प्रैक्टिस सेशन के दौरान रोहित अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा की फिटनेस अगर ठीक रही तो 20 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में वापसी कर सकते हैं। आईपीएल में जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी से निराश दिखे पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान। इरफान ने एक बयान में बताया टूर्नामेंट में बुमराह का विकेट लेना काफी अहम है। उनके साथ फॉर्म की समस्या नहीं है। बुमराह को धीमी गेंद डालने से बचना होगा और तेज गेंदबाजी पर ध्यान देना होगा। आईपीएल के 19वें सीजन में बुमराह अभी तक 5 मुकाबलों में कोई विकेट नहीं चटका पाए हैं। साथ ही 8.63 की इकोनॉमी रेट से रन लुटा रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर पर आईपीएल की एंटी करप्शन यूनिट ने आर्थिक जुर्माना लगाया। बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में रोमी भिंडर डग आउट में फोन चलाते नजर आ रहे थे। एंटी करप्शन यूनिट ने रोमी भिंडर पर दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी है। रोमी भिंडर के साथ बैठे वैभव सूर्यवंशी इस मामले में बाल बाल बच गए। एंटी करप्शन यूनिट ने वैभव सूर्यवंशी को क्लीन चिट दे दी है। आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट ने कनाडा क्रिकेट टीम के खिलाफ 2 बड़ी जांच शुरू कर दी है। सीबीसी की डॉक्यूमेंट्री करप्शन क्रिकेट एंड क्रिकेट में ऐसे दावे सामने आए। घटना की जांच में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का एक मैच सामने आया। न्यूजीलैंड कनाडा मैच के दौरान मैच फिक्सिंग के गंभीर आरोप लगे हैं। न्यूजीलैंड की पारी में 5वां ओवर जांच के घेरे में है। ये ओवर कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा ने किया है। इस ओवर में बाजवा ने नो बॉल और वाइड डालते हुए कुल 15 रन दिए थे। आईसीसी ने रवांडा होने वाले पहली महिला टी20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये टूर्नामेंट 18 अप्रैल से शुरू होकर 2 मई तक खेला जाएगा। रवांडा के गहांगा क्रिकेट स्टेडियम में टूर्नामेंट के मैच खेले जाएंगे। 5 टीमों के इस टूर्नामेंट के पहले दिन इटली का मुकाबला मेजबान रवांडा के खिलाफ होगा और इस टूर्नामेंट का मकसद सहयोगी सदस्य टीमों को ज्यादा से ज्यादा मौके प्रदान करने में होगा।